So very good morning, friends. Nice meeting you once again. We are into this unit number 5, which mainly deals with the various types of the concrete. Modern day concrete. ऐसा सब बोलिए आप कि हमने अभी तक के जो कंक्रीट एक एक देखा कि शॉर्टक्रीट देखा, हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट, आज का लेटेस्ट सेल्फ कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग या सेल्फ कंसोलिडेटिंग, फिर हमने एक बहुत ही जो आज के कंक्रीट में एक जिसने रिवॉल्यूशन कर दिया, तो ऐसा फाइबर रिइंफोर्स कंक्रीट देखा। फिर हमने पॉलीमर कंक्रीट देखा, हाई परफॉर्मेंस, मैंने वो तो बताया मैंने। तो ऐसे वेरियस टाइप्स ऑफ द कंक्रीट्स आर नाउअडेज अवेलेबल, एंड all these concretes have got importance at their places। कहाँ कहाँ उसको यूज करते हैं, उसके लिए उसके महत्व है। और आज टेक्नोलॉजी, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, मटेरियल टेक्नोलॉजी, इंग्रेडिएंट्स एंड मेथोडोलॉजी, दैट इज द मेथड ऑफ द कंस्ट्रक्शन, है ना। बहुत मशीनरी बढ़ गई है, मस्त लेटेस्ट आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इसलिए सब बहुत बढ़िया तरह से कंक्रीट का काम हो रहा है, वो देखा हमने। और उसके बाद में अभी दो प्रॉपर्टीज है कंक्रीट की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अदर देन द 3 प्रॉपर्टीज। 3 तो बेसिक प्रॉपर्टी है जो हमने स्ट्रेंथ, वर्केबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी बोला, लेकिन ये श्रिंकेज और क्रीप करके है। ये 2 प्रॉपर्टी अभी हम पढ़ रहे हैं। श्रिंकेज में हमने देखा कि श्रिंकेज इज नथिंग बट द रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट, और वी कैन कॉल इट एज द वॉल्यूम चेंजेस, है ना। वॉल्यूम कम होता है, ज्यादा होता है, ये इसमें तो कम होता है श्रिंकेज में, इसलिए उसको वॉल्यूम चेंज करके बोलेंगे अपन। इन द कंक्रीट ड्यू टू लॉस ऑफ मॉइस्चर, द बेसिक कॉज ऑफ द श्रिंकेज इज लॉस ऑफ मॉइस्चर एट द डिफरेंट स्टेजेस ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। डिफरेंट स्टेजेस यानी अलग अलग कंक्रीट के एज के ऊपर में, यानी कंक्रीट कास्ट होने के बाद में 1 दिन हो गया है तो उसको 1 डे कंक्रीट बोलेंगे, 5 दिन हो गए तो 5 डे, 28 दिन हो गए तो 28 डेज, है ना, 1 मंथ, 2 मंथ, ऐसे कंक्रीट की 1 साल तो भी ये सब केमिकल प्रक्रिया चालू रहती है, क्योंकि कंक्रीट में सीमेंट और पानी के हाइड्रेशन के कारण तो बाकी प्रोसेसेस, केमिकल रिएक्शन और हार्डनिंग होता है। और श्रिंकेज तो उसी का तो मेन कारण, श्रिंकेज इज द रिजल्ट ऑफ दैट हाइड्रेशन प्रोसेस और द लॉस ऑफ द वाटर। तो ये श्रिंकेज के हमने 4 टाइप देखे, तो वो समझने का हमने ट्राई किया है। दैट इज द प्लास्टिक श्रिंकेज, देन वी हैव सीन ड्राइंग श्रिंकेज and the autogeneous shrinkage and the carbonation shrinkage। ठीक है, we tried to understand the causes of all these 4 types of the shrinkage। Plastic shrinkage occurs when the water in the concrete में जो पानी रहता है वो कंक्रीट के सरफेस से, क्योंकि कंक्रीट का जो सरफेस रहता है ये एटमॉस्फेयर के टच में आता है, जो बाहरी भाग रहता है कंक्रीट का। और एटमॉस्फेयर में तापमान चढ़ता घटता है, तो जब एटमॉस्फेयर का तापमान ज्यादा रहता है, टेम्परेचर ज्यादा रहता है, तो नेचुरली कंक्रीट का सरफेस भी उसके कारण उस पे पानी जो रहता है वो पानी का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के कारण उसका इवेपोरेशन होता है और वो बाहर एटमॉस्फेयर में निकल जाता है। तो उसके कारण अंदर पानी की कमी होती है कंक्रीट सरफेस में, तो उसके कारण जो श्रिंकेज होता है वो उसको प्लास्टिक श्रिंकेज बोलते हैं। ऐसे ही एक ड्राइंग श्रिंकेज करके है कि जैसे लकड़ा सूखता है ना, तो वो टिम्बर जैसे सूखता है, लकड़ा जैसे सूखता है, तो वो कंक्रीट में का पानी भी ऐसा ही इवेपोरेट होते जाता है, उसमें का कैपिलरीज में का, उसके जेल पोर में का। तो उसके कारण वो उसके बाकी जो कंपोनेंट है कंक्रीट के इंग्रेडिएंट वो अंदर अंदर खिसकते हैं, वो सूखे हुए पानी की जगह लेने के लिए।
तो उसके कारण जो श्रिंकेज होता है उसको ड्राइंग श्रिंकेज बोलते हैं। एक ऑटोजीनियस श्रिंकेज है कि इट इज ए लॉन्ग टर्म श्रिंकेज, कि कंक्रीट का हाइड्रेशन होते होते अगेन दिस आल्सो हैपेंस ड्यू टू द हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट, it is autogeneous shrinkage, automatic shrinkage, and last is the carbonation shrinkage. Very important process is the carbonation. Carbonation is nothing but the chemical reaction between the calcium hydroxide or CaO in the cement, that is in the concrete, with water and the carbon dioxide from the atmosphere. इसके कारण जो कंक्रीट का बाहरी सरफेस रहता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ टच में आएगा कंक्रीट के, क्योंकि बाहर के पोर्शन में, क्योंकि बाहर में क्यों आएगा जो एटमॉस्फेयर को एक्सपोज्ड है, क्योंकि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, कंक्रीट के अंदर तो कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहता। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलता है, घुलता है, और H2CO3 करके, जिसको कार्बोनिक एसिड करके बोलते हैं, वो बनता है। और वो जब कंक्रीट के अंदर घुस जाता है तो वो H2CO3 वो कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH ट्वाइस, इसके साथ में केमिकल रिएक्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ द वाटर एंड द कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म, है ना। अभी धीरे धीरे आप ये सब केमिकल रिएक्शन समझते जाइए और अपने जबान में, अपने दिल से पहले तो खुद होके बोलते जाइए, है ना, और फिर लिखते जाइए कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द कार्बोनेशन। अनलेस एंड अनटिल यू स्पीक ऑन योर सेल्फ and then you will be able to write slowly with the practice you will become expert in fluent English, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। एक्टिंग जैसा पहले तो जो समझ में आ रहा है वो अपने को धीरे धीरे अच्छे इंग्लिश में बोलने का ट्राई करना, और बाद में फिर अपने हैंडराइटिंग में लिखने का ट्राई करना, और उसको फिर नोट्स के साथ में या जो आपको स्लाइड दिखती है उससे कंपेयर करना, यानी मेरा किया हुआ बराबर है कि नहीं। ये कार्बोनेशन श्रिंकेज हमने पढ़ा। तो कार्बोनेशन, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनने के बाद में वो श्रिंक होता है, उसको प्रॉपर्टी रहती है कि कैल्शियम कार्बोनेट होने के बाद में वो श्रिंक होता है, दैट इज कॉल्ड एज द कार्बोनेशन श्रिंकेज। सिर्फ ये कैल्शियम कार्बोनेट कंक्रीट जैसा हार्ड नहीं होता या CSH जेल जैसा हार्ड नहीं होता, हार्डनेस इसको भी रहता है, लेकिन श्रिंकेज होता है। तो उसके कारण भी कंक्रीट का सरफेस डैमेज होता है। सरफेस का जो भी कंक्रीट है अप टू दी सम 2-3-4 सेंटीमीटर्स ऑफ द डेप्थ फ्रॉम द आउटर सरफेस, and that is called as the carbonation, and the shrinkage due to carbonation is called as carbonation shrinkage। कि वेरी इंपॉर्टेंट थी, ये इसमें प्रोसेस भी समझना है और श्रिंकेज भी समझना है। अभी आज हम चालू करते हैं इफेक्ट्स ऑफ द श्रिंकेज। अब ये श्रिंकेज के कारण कंक्रीट श्रिंक होता है क्योंकि सीमेंट श्रिंक होता है, और ये श्रिंकेज के कारण क्या हो सकता है ना, सीधा सीधा है बिल्कुल, हम धीरे सोचते जाएंगे, कॉमन सेंस है। ये एखादी चीज कंक्रीट, मैं आपको बार बार बोल रहा कि कंक्रीट इज ए हेट्रोजीनियस मटेरियल। हेट्रोजीनियस का आप मराठी या हिंदी में समझ लीजिए कि हेट्रोजीनियस यानी वो कंक्रीट एक नाम है मटेरियल का, या कंक्रीट एक मिक्स है, लेकिन वो अलग अलग मटेरियल से बना है, इसको हेट्रोजीनियस करके बोलते हैं। यानी वो गिट्टी उसमें अलग है, उसमें पानी अलग है, उसमें सीमेंट अलग है, एडमिक्सचर है तो एडमिक्सचर अलग है, एखादा एडिटिव है तो एडिटिव अलग है। सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है, सबके फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग है। केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग है, फिजिकल प्रॉपर्टी, गिट्टी अलग है, रेती अलग है, सीमेंट अलग है, पानी तो और ही अलग है, और एडमिक्सचर और अलग है। तो ऐसे अलग मटेरियल का बन के जो भी मिक्स बनता है उसको हम हेट्रोजीनियस करके बोलेंगे।
लेकिन हम चाहते क्या है कि वो होमोजीनियस बने। होमोजीनियस है ना, जैसे समझो एखादे ही चीज की एखादी मटेरियल बनाया है, ओनली ऑफ वन मटेरियल, देन वी कॉल इट एज ए होमोजीनियस मटेरियल। तो ऐसा जो कंक्रीट है वी एक्सपेक्ट इट एज ए होमोजीनियस, बट इट इज हेट्रोजीनियस। तो वो जब अब कंक्रीट में श्रिंक क्या होता है बेसिकली, सीमेंट और पानी की जो पेस्ट होती है वो हाइड्रेशन के प्रोसेस के कारण और कंक्रीट में का पानी इवेपोरेट होता है, उसके कारण श्रिंकेज होता है। गिट्टी कभी श्रिंक नहीं होती, बहुत ही हो गई तो बहुत माइनर श्रिंकेज है, निग्लिजिबल श्रिंकेज है, होती नहीं है ऐसा समझिए, 0% श्रिंकेज ऑफ द गिट्टी एग्रीगेट। ओनली श्रिंक्स इज द सीमेंट एंड द वाटर पेस्ट विद द सेटिंग, सेट होता है वैसे वैसे। और बाद में कंक्रीट में का पानी यदि इवेपोरेट हो गया तो उसके कारण श्रिंकेज होता है, क्योंकि पानी की जगह लेने के लिए कुछ नहीं रहता दूसरा, तो सब जो बाकी मटेरियल है वो अंदर अंदर दबते हैं। वैक्यूम होती है तो वो वैक्यूम पकड़ने के लिए हिलते हैं, अंदर जाते हैं, तो उसको श्रिंकेज बोलते हैं। तो अब ये श्रिंकेज के कारण क्या होता है, श्रिंकेज ऑफ द कंक्रीट। अब देखिए मैंने इसलिए पहले आपको हेट्रोजीनियस मटेरियल है करके बोला, बिटवीन द मूवमेंट जॉइंट्स कॉजेज जॉइंट्स टू ओपन और मेक्स इट वाइडर। हम जब कंक्रीट के रोड्स बनाते हैं, जब हम कंक्रीट का फ्लोरिंग बनाते हैं, एखादा रनवे बनाते हैं, ठीक है, मैं क्या बता रहा हूँ, रोड्स बनाते हैं, रनवे बनाते हैं, एखादे गोडाउन का फ्लोरिंग बनाते हैं, कैनॉल जो रहता है, कैनॉल के अंदर कंक्रीट का लाइनिंग करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उसके कंक्रीट के जो सेक्शंस रहते हैं, कंक्रीट के जो पार्ट रहते हैं, उसमें हम जॉइंट्स देते हैं, जॉइंट्स पर्पसली जॉइंट्स देते हैं, और उसको कंस्ट्रक्शन जॉइंट करके बोलते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन जॉइंट हम देते हैं। आप लगे तो जब एक आधे बार कंक्रीट रोड से घूमोगे तो आप देखिए कि वो रोड के ऊपर में हर 5 मीटर 10 मीटर के बाद में या 15 मीटर के बाद में जॉइंट्स देते हैं। वो जॉइंट्स भी इसीलिए रहते हैं कि कंक्रीट श्रिंक होता है और धूप काले में उसमें रीइंफोर्समेंट रहता है तो एक्सपांड भी हो सकता है। तो ये श्रिंकेज और एक्सपेंशन के कारण यदि हमने एक साथ स्लैब बनाया, एक साथ रोड बनाया, तो उसमें अनइवन, फिर से हेट्रोजीनियस के कारण अनइवन श्रिंकेज, अनइवन एक्सपेंशन, एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द क्रैक्स। तो ऐसा क्रैक होने के बाद में पूरा के पूरा रोड रिपेयर करने की बजाय उसके हम ऐसे पार्ट पार्ट उसको अलग अलग सेगमेंट में कास्ट करते हैं और उसको कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स करके बोलते हैं। तो ये श्रिंकेज के कारण क्या होता है कि ये जो जॉइंट्स है, ये जॉइंट्स ज्यादा वाइड होते हैं, ओपन होते हैं। श्रिंक कंक्रीट के श्रिंकेज के कारण मूवमेंट ऑफ द जॉइंट कॉजेज जॉइंट्स टू ओपन और मेक्स इट वाइडर, है ना, ये इसमें दिख रहा है। ये ज्यादा ओपन हो गए, ज्यादा वाइड हो गए, तो फिर से इसमें पानी जाएगा बरसात का वगैरह, और ये फिर से कंक्रीट के अंदर में बोलो, या ये स्लैब, या ये रोड, या ये रनवे, या ये गोडाउन का फ्लोरिंग, इसके नीचे में जाके फिर से फ्लोरिंग के नीचे का पोर्शन खराब करेगा। So therefore the joints must be designed to accommodate the widening caused by shrinkage. तो ये श्रिंकेज के कारण जो भी वाइडनिंग होगा, जो रुंदी बढ़ेगी, और वो वाइडनिंग यानी क्या, रुंदी बढ़ना या गैप बढ़ना बोलो आप, स्लॉट बढ़ना, गैप बढ़ना, तो ये जो बढ़ता है, वाइडनिंग होता है, तो इसके लिए कुछ तो भी अरेंजमेंट हमने बांधकाम करते वक्त ही केयर लेना चाहिए। या ये जॉइंट में हम फिर एक आधा कॉपर का पतरा या लोहे का पतरा इसके बीच में डाल देते हैं, ताकि वो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, इससे कोई लीकेज वीकेज हुआ तो उसको उसको संभालने के लिए वी प्रोवाइड द जॉइंट्स विद सम कॉपर और द स्टेनलेस स्टील नॉन रस्टेबल मटेरियल, उसमें प्लेट डाल देते हैं। तो ये पहले जॉइंट्स में ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। अब एक आधे बार क्या होता है कि हम जो कंक्रीट है, जैसे हमारे घर में है, तो नीचे में कंक्रीट करते हैं फ्लोरिंग में, और उसके ऊपर टाइल्स लगाते हैं, सिरेमिक टाइल्स करके बोलते हैं, है ना, जो डेकोरेटिव टाइल्स रहते हैं, कभी मार्बल लगाते हैं उसके ऊपर में, फ्लोरिंग में कहीं भी लगाते हैं।
एखादे रोड पे भी लगाते हैं, घर में भी लगाते हैं, मंदिर में भी लगाते हैं। तो ये इसके नीचे तो कंक्रीट है, और वो कंक्रीट को क्या प्रॉपर्टी है कि वो कंक्रीट को तो श्रिंकेज प्रॉपर्टी है। तो वो इसके ये टाइल्स के नीचे का कंक्रीट श्रिंक होगा, तो नेचुरली ये टाइल और कंक्रीट में तब बॉन्ड हो गया है, तो वो टाइल्स भी उसके साथ में मूव होगी कंक्रीट के साथ में। तो उसके कारण क्या होगा कि क्योंकि टाइल्स अलग मटेरियल की बनी है, जैसे मार्बल की टाइल है समझो, या सिरेमिक टाइल्स है, और कंक्रीट अलग मटेरियल का है, लेकिन कंक्रीट और वो टाइल में फ्रिक्शन है, तो कंक्रीट श्रिंक हो रहा है। तो कंक्रीट भी अंदर श्रिंक होगा, और वो टाइल को भी अपने साथ में इधर उधर मूवमेंट करेगा, तो एक साथ नहीं होगा, अनइवन मूवमेंट होगा, रिलेटिव मूवमेंट होगा। तो उसके कारण एक तो ये टाइल फूटेगी, टाइल को क्रैक जाएगी, या फिर से जॉइंट वाइडनिंग होंगे, टाइल के जो जॉइंट्स है वो वाइड होंगे, है ना। ऐसा आपको बहुत बार दिखेगा। और क्या हो सकता है, ये यदि कंक्रीट का श्रिंकेज जो हो रहा है, ये श्रिंकेज को एखादा कंक्रीट का ऐसा मेंबर है कि ये कंक्रीट के मेंबर ऐसा कहीं तो भी, एखादी बीम है, एखादी स्लैब है कंक्रीट की, वो कहीं तो भी दो जॉइंट के बीच में पैक्ड है बिल्कुल, या कोई तो भी ऐसी कंडीशन आ गई है कि ये श्रिंकेज को कंट्रोल रोका जा रहा है, रोक विथ अ सर्टन अटैचमेंट ऑफ द स्लैब और द बीम, है ना। आप हमने हमारे घर के बिल्डिंग में या फ्लैट स्कीम में बहुत सारे कंटिन्यूअस बीम्स रहते हैं, कंक्रीट के मेंबर्स रहते हैं, जिसको जॉइंट्स नहीं रहते, है ना, कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स नहीं देते हैं, है ना, हर जगह देना पॉसिबल नहीं होता। आप सोचिए, कंक्रीट की बीम है, 10 मीटर लंबी बीम है या 5 मीटर लंबी बीम है, उसमें लोहा भी रहता है, तो अब क्या होता है कि वो कंक्रीट को तो प्रॉपर्टी है श्रिंकेज की, वो बीम तो दोनों साइड से या बीच सब ड्यू टू द कॉलम्स एक्सेट्रा वो पक्की पकड़ के रखे, उसके उसके मूवमेंट को रोका गया है। तो वो कंक्रीट जब श्रिंक होता है, कंक्रीट तो श्रिंक होता ही है, तो उसके कारण उसको पकड़ के तो रखा है, उसको श्रिंक नहीं होने दे जा रहा है, तो उसके कारण कंक्रीट के अंदर टेंसाइल स्ट्रेसेस तैयार होती है, यानी कंक्रीट वांट्स टू श्रिंक बट इट इज नॉट अलाउड टू श्रिंक। तो ऐसे इसमें क्या होगा कि वो कंक्रीट के अंदर टेंसाइल स्ट्रेसेस फॉर्म होगी, है ना, श्रिंक होना चाह रहा है लेकिन रोका जा रहा है, तो वो तो श्रिंक तो होना उसकी प्रॉपर्टी, वो तो होगा श्रिंक, तो वो श्रिंक नहीं होने दे रहे, इसलिए उसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेस फॉर्म होगी। और ये टेंसाइल स्ट्रेस जो है, क्योंकि कंक्रीट इज वेरी वीक इन टेंशन, so if these tensile stresses are equal to or more than tensile strength of the concrete, then the concrete will crack, है ना। आखिर में क्या है, उसकी लिमिट है, ये टेंसाइल स्ट्रेस यदि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो कंक्रीट की है उससे यदि ज्यादा हो जाती है, तो फिर वो कंक्रीट क्रैक हो जाता है, सीधी सी बात है। श्रिंकेज ऑफ द कंक्रीट आल्सो causes the concrete to grip the reinforcing bars more tightly। ये जरा फायदे वाली चीज है, यानी श्रिंकेज के कारण ये तो दो तीन हमने पहले के जरा तकलीफ वाले या निगेटिव पॉइंट देखा कि कंक्रीट के श्रिंकेज के कारण फ्लोरिंग में क्रैक्स आ सकते हैं, या जॉइंट्स वाइड हो सकते हैं, या टाइल्स है तो टाइल्स में क्रैक्स जा सकती है, टाइल्स फूट सकते हैं, ये हमने देखा। लेकिन ये कंक्रीट जब श्रिंक होता है तो कंक्रीट में लोहा भी रहता है, रीइंफोर्समेंट भी रहता है, तो नेचुरली कंक्रीट जब श्रिंक होगा, जब सुखड़ेगा, तो वो सुखड़ते सुखड़ते उसमें जो रीइंफोर्समेंट है वो रीइंफोर्समेंट को भी पक्का पकड़ लेगा, इट विल होल्ड द रीइंफोर्समेंट। तो रीइंफोर्समेंट को अच्छा पकड़ लेगा तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि रीइंफोर्समेंट और कंक्रीट में बहुत अच्छा बॉन्ड रहना जरूरी है, because the reinforcement or the loha in concrete is provided to take these tensile stresses. As the concrete is weak in tension,
तो हम रिइंफोर्समेंट क्यों देते हैं कंक्रीट में, कि ये जो टेंसाइल स्ट्रेसेस अभी मैंने आपको बताया इस टाइप की या किसी लोडिंग के कारण टेंसाइल स्ट्रेसेस फॉर्म होती है, तो वो टेंसाइल स्ट्रेसेस को संभालने के लिए हम लोहा देते हैं। तो लोहा या रिइंफोर्समेंट और कंक्रीट में अच्छा बॉन्ड हो गया ड्यू टू श्रिंकेज, so there will be friction, more friction between concrete and the steel, and therefore it will improve the bond strength. और यदि हम एक आधे बार प्लेन बार यूज करते हैं, है ना, रिइंफोर्समेंट दो टाइप का होता है, एक तो प्लेन रहता है, ये जैसा ये फिगर में बताया, उसको टॉर स्टील करके बोलते हैं, रफ सरफेस रहता है, वो इसीलिए देते हैं बॉन्ड अच्छा होने के लिए। सो मोर द बॉन्ड, मोर द फ्रिक्शन, better will be the transfer of the tensile stresses in the concrete to the reinforcement. So therefore, the durability of that overall combination between the concrete and the reinforcement will be more. Now, when just see in this sketch, this is a beam. This beam is loaded and it is made up of the concrete. What will happen? This concrete, as it is concrete, it will definitely be shrinked. It will shrink, okay, because it is made up of, it is the concrete. concrete है तो उसको shrinkage होना ही है। अब क्या है कि इसमें यदि, जैसे आप अभी धीरे धीरे पढ़ोगे, इसको बॉटम में रिइंफोर्समेंट दिया जाता है, टॉप में भी रिइंफोर्समेंट दिया जाता है, लोहा दिया जाता है। तो वो रिइंफोर्समेंट इसीलिए देते हैं बॉटम में भी और टॉप में भी। बॉटम में तो मेनली कि ये बीम में जब ऐसा ऊपर से लोड, कोई भी लोड आता है, ये बीम ऐसी बेंड होती है तो नीचे में टेंसाइल स्ट्रेसेस फॉर्म होती है, और वो टेंसाइल स्ट्रेसेस लेने के लिए इसमें लोहा देते हैं नीचे में ज्यादा करके। लेकिन इन एडिशन टू दिस टेंसाइल स्ट्रेसेस फॉर्म्ड ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द लोड टू द बीम, there are more tensile stresses formed due to shrinkage also. यानी कंक्रीट जैसा श्रिंक होगा कि नहीं, तो क्या होगा श्रिंक होने के कारण, या आउटर सरफेस भी श्रिंक हो गया, लेकिन श्रिंक हो रहा है और टेंसाइल स्ट्रेसेस है, तो इट विल क्रिएट मोर न्यूसेंस एज वेल एज एट द इनर पोर्शन, यानी टॉप पोर्शन जो है, टॉप पोर्शन एक्चुअली क्या हो रहा है कि वो तो कॉम्प्रेस हो रहा है, लेकिन ये श्रिंकेज के कारण वो फिर से श्रिंक होगा, मोर श्रिंकेज विल बी देयर, एंड दिस श्रिंकेज विल रिजल्ट अगेन एट द टॉप सरफेस ऑफ द कंक्रीट टू प्रोड्यूस मोर टेंसाइल स्ट्रेसेस, बिकॉज द कंक्रीट इज हेटेरोजीनियस और सेट हो रहा है, तो इसलिए इसके टॉप सरफेस, टॉप पार्ट में भी टेंसाइल स्ट्रेसेस ज्यादा फॉर्म होगी। यदि यहाँ पे कम रिइंफोर्समेंट है, तो यदि हम यहाँ पे जरा रिइंफोर्समेंट ज्यादा देते टॉप में, तो फिर वो लोहा वो टेंसाइल स्ट्रेसेस लेगा। नीचे में तो हम देते ही है, इन द बॉटम पार्ट ऑफ द बीम वी प्रोवाइड द रिइंफोर्समेंट, लोहा हम क्योंकि यहाँ पे लोड के कारण टेंसाइल स्ट्रेसेस आती ही है, लेकिन ऊपर के पोर्शन में हम ज्यादा लोहा नहीं देते, रिइंफोर्समेंट नहीं देते, लेकिन ड्यू टू द श्रिंकेज द कंक्रीट विल गेट compressed, and due to but the concrete is hard, stiff, तो compress हो रहा है लेकिन कड़क है, stiff है, तो इसलिए उसमें टेंसाइल स्ट्रेसेस होगी, और therefore हमने क्या करना चाहिए, फिर टॉप में भी थोड़ा रिइंफोर्समेंट देना चाहिए, नहीं तो क्रैक्स आएगी। You might have learnt or listened somewhere about the pre-stressed concrete, है ना। अभी जैसे हमारे मेट्रो में कुछ बहुत बड़े बड़े गर्डर्स है, बीम्स है, तो ये प्रीस्ट्रेस कंक्रीट से बनाए जाते हैं। कंक्रीट जैसा कंक्रीट ही रहता है, इसके अंदर में लोहा रहता है, और वो लोहा एक ट्यूब में रखते हैं उसको, और वो लोहे को तानते हैं, खींचते हैं, जैसे रबर को खींचते हैं वैसे, और उसको एक टेंशन देने के बाद में फिर उसको फिर से छोड़ते नहीं है, अंदर टेंशन कम होने के लिए उसको दोनों साइड से लॉक कर देते हैं, ताकि वो जो टेंशन दिया हुआ है वो टेंशन
वो कंक्रीट को दबाते रखे, कॉम्प्रेस करके रखे, ताकि ऊपर से फिर से जो टेंसाइल फोर्स आने वाला है वो टेंसाइल फोर्स या टेंसाइल स्ट्रेस और ये compression due to the tension given to the bar will cancel each other and concrete will be safe. ऐसे टाइप को कंक्रीटिंग को, ऐसे टाइप के रीइंफोर्स कंक्रीट को प्री स्ट्रेस कंक्रीट करके बोलते हैं, है ना? आपने कहीं तो भी पढ़ा होगा जरूर, नहीं तो पढ़ी है इसके बारे में। तो प्री स्ट्रेसिंग में हम क्या करते हैं, इसका नाम ही है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। पहले से स्ट्रेस दे देना, पहले से टेंशन दे देना। काय को देना? उसके अंदर का जो लोहा रहता है उसको, और उसको टेंशन देने के बाद में फिर उसको लॉक किया जाता है दोनों बीम के दोनों एंड के बाजू में, ताकि वो टेंशन फोर्स कम ना हो। जैसे रबर को हम खींच के रखते हैं और उसको यदि दोनों साइड से बांध के रख दिया तो वो रबर तना हुआ रहेगा, तो वैसे ही बार को तना के रख देते हैं कंक्रीट के अंदर। लेकिन अब कंक्रीट में अंदर में उसको तान के रखने के लिए उसको ट्यूब में वगैरह रखते हैं। अब धीरे धीरे पढ़ेंगे आप प्री स्ट्रेस कंक्रीट करके। लेकिन अब श्रिंकेज हो रहा है, कंक्रीट को बैड प्रॉपर्टी क्या है कि वो श्रिंक भी हो रहा है, यानी हमने बार को तान के भी रखा है और कंक्रीट श्रिंक भी हो रहा है। तो क्या हो गया कि वो जो प्री स्ट्रेस जो दिया हुआ है, यानी क्या है कि समझो पहले 1 मीटर लंबाई का बीम था, 1 मीटर लंबाई के बीम में 1 मीटर के रीइंफोर्समेंट दिया और उसको तान के रख दिया। अब वो 1 मीटर की बीम समझो श्रिंक हो गई, थोड़ा से 5-10 सेंटीमीटर से, 2-4 सेंटीमीटर से, या 5 मिलीमीटर से, बोलो 1 मिलीमीटर से। तो श्रिंक होने के कारण वो बार भी श्रिंक होगा, कंक्रीट ही श्रिंक हो रहा है तो वो रीइंफोर्समेंट भी श्रिंक होगा जो प्री स्ट्रेस किया हुआ है। तो उसके कारण वो श्रिंक हो गया जो पहले तान के रखा है। तो वो श्रिंकेज के कारण क्या हो गया कि उसको जो प्री स्ट्रेस फोर्स दिया था वो फोर्स कम होगा। ठीक है, तो यानी एक्चुअली ये वो प्री स्ट्रेसिंग का लॉस होगा और वो उसका जो पर्पस है प्री स्ट्रेस दिया हुआ वो पर्पस कम होगा, थोड़ा सा we will lose something in that. So therefore shrinkage causes a reduction in pre-stressing force. So therefore while calculating the pre-stressing force, तो इसलिए क्या करना कि जब उसको तनाव देते हैं, खींच के रखते हैं बार को, तब उसको पहले ही ज्यादा दे देने का, ताकि श्रिंक होने के बाद में जितना कम होगा उतना कैलकुलेट करके बाद में फिर वो फिर से अपने जगह पे आ जाएगा श्रिंक होने के कारण, और जितना ओरिजिनल प्री स्ट्रेस फोर्स चाहिए वो उसको लग के ही रहेगा। सो डिजाइनर्स टेक इनटू अकाउंट टू एंश्योर दैट रेसिडुअल स्ट्रेस इज स्ट्रक्चरली एडिक्वेट. So therefore shrinkage causes reduction in pre-stressing force, and when calculating pre-stressing forces therefore the designer यानी जो भी structural designer है take into account to ensure that residual stress is structurally adequate. है ना, मैंने आपको बताया कि 3 लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जैसे यहाँ पे आया है स्ट्रक्चरल डिजाइनर, दूसरा आता है साइट इंजीनियर जो साइट पे काम करता है, और तीसरा आता है क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर जो ये कंक्रीट जो है अच्छे क्वालिटी का हुआ कि नहीं, जो कंक्रीट मिक्स डिजाइन करता है, he looks after the quality of the concrete. 3 people are very important. The structural designer gives the strength of the concrete required while he designs the structure. The site engineer takes the precaution that according to the designer's drawings and designer's instruction the work is being carried out. He is the main man. And the third is quality control man or quality assurance man. Engineer, he is also civil engineer. He looks after the quality of the work, whether the aggregates, all the ingredients of good quality as per Indian standard, whether the methodology of the construction is adopted as per ideal processes. जो भी हमने बांधकाम की कंक्रीट की मेथोडोलॉजी देखा, फ्रॉम बैचिंग टू द क्यूरिंग, ये सब वो देखता है, और कंक्रीट मिक्स डिजाइन। तो इसलिए यहाँ पे जो वर्ड आया है कि डिजाइनर यानी स्ट्रक्चरल डिजाइनर, ये जब स्ट्रक्चर डिजाइन करता है तो ये श्रिंकेज के कारण जो भी प्री स्ट्रेसिंग फोर्स कम होगा वो उतना कम होगा करके कंसिडर करके
वो डिजाइन करते वक्त थोड़ा ज्यादा फोर्स बता देता है कि भाई इतना आप दीजिए ताकि लॉस आपका उसमें कॉम्पेंसेट हो जाए। अब ये श्रिंकेज अवॉइड कैसे करना, कम कैसे करना? सो देयरफॉर प्रिवेंशन ऑफ द श्रिंकेज। So as far as possible, because the shrinkage occurs due to the loss of the water. Okay, either loss of the water when the concrete is wet or when the concrete goes on setting, concrete goes on hardening, है ना? श्रिंकेज का मूल कारण क्या है कि कंक्रीट में का पानी बाहर निकल जाना। कंक्रीट में का पानी बाहर दो तीन जगह से जा सकता है। एक तो पहला तो बेसिकली बाहर जाना या लॉस होना वो हाइड्रेशन के कारण कम होगा। दूसरा कि वो इवेपोरेशन के कारण कम होगा। ठीक है, ये दो ही मेन ये है उसके कंक्रीट के में के पानी के लॉस के। तो वो नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या करेंगे कि ये एज मच एज पॉसिबल प्रोवाइड द शन शेड्स इन केस, यानी इन केस ऑफ द स्लैब कंस्ट्रक्शन टू कंट्रोल द सरफेस टेम्परेचर। यानी जो भी कंक्रीट हुआ है, स्लैब है, बीम है या फ्लोरिंग है, कुछ भी है, तो उसको कौन से तो भी शेड से क्लोज कीजिए, सावली से क्लोज कीजिए, उसको धूप से प्रोटेक्ट कीजिए ताकि उसमें का पानी इवेपोरेट ना हो। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, because the shrinkage and ultimately the due to the shrinkage the cracks, shrinkage crack जिसको बोलते हैं। why the cracks occur in the concrete? Again due to the volume changes. And why the volume changes takes place in the concrete? Because the concrete is heterogeneous. If it would have been homogeneous तो उसमें वॉल्यूम चेंज हुआ, वॉल्यूम कम भी हुआ तो भी उसमें क्रैक नहीं आएगी, दरार नहीं होगी। लेकिन ये हेट्रोजीनियस है, अलग अलग मटेरियल का बना है, तो एक श्रिंक होता है तो दूसरा नहीं होता है, तो उसके कारण क्रैक आती है ना? आप लगे तो एक आधा माटी का गोला बनाइए, है ना? माटी सॉइल का गोला बनाइए, पानी डाल के उसका ये बनाइए, अच्छा गोला बना के जब वो गोला गीला रहता है तो वो मस्त सॉलिड दिखता है आपको, और उसको फिर दिन भर धूप में रख दीजिए तो शाम को आपको दिखेगा कि उसमें क्रैक्स आए हैं, बारीक बारीक बहुत माइनर क्रैक्स आए। फिर से क्यों आए क्रैक्स? बिकॉज अनइवन श्रिंकेज ऑफ द ऑल इंग्रेडिएंट्स ऑफ दैट सॉइल बॉल। तो ये श्रिंकेज इवेपोरेशन के कारण है। तो इसलिए पहला हमने देखा कि इवेपोरेशन ना हो इसलिए उसको शेड दीजिए, कुछ तो भी सावली दीजिए, छाव दीजिए, ऊपर से कुछ शेड बना के उसको कंक्रीट को, या झाग दीजिए कंक्रीट को। दूसरा क्या है? डैम्पन द सबग्रेड ऑफ कंक्रीट बिफोर प्लेसमेंट बिकॉज इट इज लायबल टू वाटर एब्जॉर्प्शन बट शुड नॉट ओवर डैम्प। यानी जैसे कंक्रीट का रोड है, कंक्रीट का फ्लोरिंग है, कहीं रनवे का कंक्रीट कर रहे हैं आप, उसके नीचे माटी रहती है ना? सॉइल के ऊपर में कंक्रीटिंग करते हैं, रोड का कंक्रीट, रनवे का कंक्रीट, फ्लोरिंग का कंक्रीट, कैनाल लाइनिंग का कंक्रीट। तो नीचे के माटी को क्या प्रॉपर्टी रहती है? कंक्रीट में का पानी खींच लेता है। अब नेचुरली पानी खींच लिया तो फिर से पानी लॉस हो गया तो क्रैक्स आएगी। तो उसको जो नीचे की माटी रहती है, सॉइल रहती है, उसको हमारे सिविल इंजीनियरिंग लैंग्वेज में सबग्रेड करके बोलते हैं। तो ये सबग्रेड को डैम्प कीजिए, गीला कीजिए, यानी पहले से ही वो सबग्रेड को गीला कीजिए ताकि वो कंक्रीट में का पानी खींचे ना। सो देयरफॉर डैम्पन द सबग्रेड ऑफ कंक्रीट बिफोर प्लेसमेंट ऑफ द कंक्रीट because it is liable to water absorption, because that subgrade has got the property to absorb the water from the concrete. But वो डैम्पनिंग जो है, जो गीला करना है, वो बहुत ज्यादा भी नहीं करना है, शुड नॉट बी ओवर डैम्प, नहीं तो वो कंक्रीट के में पानी जाएगा और कंक्रीट का ही खराबी करेगा, वाटर सीमेंट रेशो बढ़ा देगा। नेक्स्ट, as we have learnt in our hot weather concreting, try to start the curing soon after finishing, है ना? एखादे बार यदि हॉट वेदर
कंक्रीटिंग है, दुबकाले में कंक्रीट कर रहे हैं। तो जैसे ही कंक्रीट का फिनिश हो जाता है, कंक्रीट का सरफेस स्मूथ करते हैं, फिनिशिंग करते हैं, तो उसको इमीडिएट हल्का हल्का क्यूरिंग चालू कर दीजिए, या उसको कपड़े से झाग दीजिए। यूज सर्टन केमिकल एडमिक्सचर्स टू एक्सेलरेट द सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट जल्दी सेट हो, जल्दी हार्ड हो, इस प्रकार के एडमिक्सचर जिसको हम एक्सेलरेटर्स करके बोलते हैं, उसको यूज कीजिए। ओके, so use chemical admixtures to accelerate the setting time. Now friends, we will be moving on with this, all these precautions to control the shrinkage, and various other precautions are also there. All the precautions needed to control the loss of water from the concrete, which ultimately results into the shrinkage. All those precautions needed to be taken. जो हॉट वेदर कंक्रीटिंग में हमने देखा है कि दुबकाले में या कोई सीजन में गिट्टी गर्म हो जाती है, रेती गर्म हो जाती है, लोहा गर्म हो जाता है, फॉर्मवर्क गर्म हो जाता है। अभी हमने देखा सब ग्रेड में सूखा रह जाता है। तो उन सबको गीला कीजिए ताकि कंक्रीट में का पानी वो इवेपोरेशन के लिए यूज ना करे। ओके, so all those precautions needed to be taken for the prevention of shrinkage, a very important characteristic of the concrete. Now we will be moving on, friends, to the next and the last part of this unit, that is called as the creep in concrete. नया वर्ड है आपके लिए, CREEP, creep in concrete. Okay, so this creep का मतलब भी कंक्रीट का श्रिंकेज ही है, बट इट इज नॉट exactly the shrinkage. The creep is also reduction in the length or reduction in the volume of the concrete. But it cannot be related to shrinkage. It is like a shrinkage. क्योंकि हमने दो नाम दिए हैं एक ही टाइप के प्रॉपर्टीज को। एक तो श्रिंकेज दिया, श्रिंकेज ऑफ द कंक्रीट यानी वॉल्यूम चेंजेस, but that the cause of that volume change is loss of the water. In creep also there is certain reduction, very minor but to a considerable extent, a reduction in the length, width and depth, that is the volume again. एखादे इसके लेंथ कम होती है, विड्थ कम होती है, डेप्थ कम होती है, तो है ना ओवरऑल वॉल्यूम कम होता है। तो creep is also nothing but a reduction in the all dimensions and the volume of the concrete. But it does not take place with the loss of water. It does not take place due to the evaporation. So how does this happen, and what is exactly the creep, that we will try to understand. With the application of loading, concrete deforms instantaneously. कंक्रीट का एखादा मेंबर है, कोई भी बीम है, कॉलम है, एखादी स्लैब है, जब इसके ऊपर में, क्योंकि ये हम काय के लिए डिजाइन करते हैं, काय के लिए बनाते हैं, कोई भी एखादी हमारे घर की स्लैब बनाते हैं, बीम बनाते हैं, फ्लोरिंग बनाते हैं, कॉलेज का बनाते हैं, एखादे टॉकीज का बनाते हैं, तो उसके ऊपर में कुछ ना कुछ तो भी लोड्स आते हैं। रोड बनाते हैं कंक्रीट का, तो उसके ऊपर से ट्रक जाते हैं, रोलर जाते हैं, हमारे घर में स्लैब रहती है तो उसमें 5-10 लोग उसके ऊपर बैठते हैं, रहते हैं, पलंग रखते हैं, हम सोफा सेट रखते हैं। These are nothing but the various types of the loads which are acting over that structural member, है ना। जैसे बीम है तो बीम के ऊपर में स्लैब के ऊपर का लोड आता है, स्लैब है तो स्लैब के ऊपर में हम खटिया रखते हैं, हम लोग बैठते हैं, 10 लोग घर में आते हैं,
है ना, एक आध बार एक ही आदमी रहता है, एक आध बार कोई नहीं रहता, लेकिन कभी कभी 10 लोग भी बैठ सकते हैं उस स्लैब में, तो लोड आता है उसके ऊपर। तो ये लोड आने के कारण नेचुरली क्या होगा कि वो चीज थोड़ी डिफॉर्म होगी या थोड़ी बकल होने का ये करेगी ना, लोड आया किसी चीज के ऊपर में, तो उसका इमीडिएट रिएक्शन वो जो मेंबर है, that member, the immediate reaction in that member will be to deform फॉर्म यानी उसका पहले का जो फॉर्म है, रेक्टेंगुलर फॉर्म या लेंथ, वो थोड़ा सा बेंड हो सकता है। वो बेंड ना हो इसलिए तो फिर हम उसका स्टीफनेस वगैरह ये करते हैं, लेकिन वो बेंड हो सकता है या बेंड होता भी है, बहुत माइनर बेंड होता है। बेंडिंग जिसको बोलते हैं हम, बेंडिंग मोमेंट वगैरह आप पढ़ रहे हैं अभी, शियर बेंडिंग मोमेंट वगैरह, तो उसको डिफॉर्मेशन करके बोलते हैं। सो आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द लोडिंग द कंक्रीट डिफॉर्म्स इमीडिएटली। तो लोड अप्लाई करने के बाद में डिफॉर्मेशन होना इज ए नेचुरल प्रोसेस, एंड दिस इमीडिएट डिफॉर्मेशन कॉजेस इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन। कोई भी चीज जब डिफॉर्म होती है, अगेन डिफॉर्मेशन यानी क्या, उसका जो ओरिजिनल फॉर्म है वो जब बदल जाता है, फॉर्म यानी उसका जो साइज है, लेंथ ब्रेड्थ विड्थ एंड दी ऑल द अदर साइजेस, लेंथ ब्रेड्थ विड्थ मेनली, ये फॉर्म हो गया। ये फॉर्म जब बिगड़ जाता है तो उसको डिफॉर्म करके बोलते हैं। तो ये जो डिफॉर्मेशन है, मे बी ए टेंसाइल डिफॉर्मेशन, मे बी ए कॉम्प्रेशनल डिफॉर्मेशन, दिस डिफॉर्मेशन रिजल्ट्स in the results into the strain, STRAN strain। ये डिफॉर्मेशन के कारण क्या होता है, वो जो मेंबर है, वो मेंबर को अपन बोलते हैं कि इसमें कुछ तो भी स्ट्रेन आ गया। स्ट्रेन यानी क्या, या इसमें स्ट्रेन चेंजेस हो गए। अगेन स्ट्रेन यानी क्या, स्ट्रेन इज, यदि हम लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन की बात करते हैं तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड एज द स्ट्रेन। वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम इन स्ट्रेन, तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। So these are all the strains which will happen due to the application of the loading. But these are the results of the loading। जब बाहर से लोड अप्लाई होता है तो उसके कारण ये रिजल्ट होते हैं। अब क्या हो गया कि समझो एक आधी बीम है या एक आधी स्लैब है, जैसे हमारी क्लासरूम रहती है, या एक आधा बहुत बड़ा पानी की टाकी है, और ये पानी के टाकी के ऊपर में, वो पानी के टाकी में हम पानी जमा करके रख देते हैं। तो वो पानी के टाकी के जो कॉलम है, वो कॉलम के ऊपर में वो पानी का वेट, पानी के टाकी का वेट पूरा वो कॉलम के ऊपर में आता है। तो उसके कारण वो कॉलम नेचुरली कंक्रीट को कॉम्प्रेसिव लोड वो कॉलम के ऊपर, तो वो कंक्रीट के कॉलम थोड़े कॉम्प्रेस हो सकते हैं। यदि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ उसकी अच्छी है तो वो कॉम्प्रेस यानी स्ट्रेस जो प्रोड्यूस होता है उससे यदि स्ट्रेंथ ज्यादा है तो वो कॉलम कॉम्प्रेस नहीं होंगे। लेकिन ये जो लोड है, जो समझो एक आधे पानी के टाकी के में पानी भर के रख दिया और 10 साल वैसे के वैसा ही रखा, सो इफ दिस लोड इज मेंटेन्ड फॉर ए कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, ये जो लोड है ये हमने बहुत सालों साल ऐसे ही रह गया, तो उस इसमें द कंक्रीट अंडरगोज एडिशनल डिफॉर्मेशन इवन विदाउट एनी इंक्रीज इन लोड। यानी कंक्रीट में डिफॉर्मेशन काय के कारण होता है, हमने इसके पहले देखा कि ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द लोड। लेकिन हम लोड बढ़ा नहीं रहे हैं अभी डिफॉर्मेशन के लिए या उसमें स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करने के लिए। लोड तो उतना ही है जितना शुरू में लोड अप्लाई किया था, लेकिन ये लोड अभी फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन है, 5 साल है, 10 साल है। तो इसके कारण भी कंक्रीट में स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है यानी फिर से उसकी लेंथ कम होती है। या एक आधे बार हमने टेंसाइल लोड अप्लाई कर दिया एक आधे कंक्रीट के मेंबर को,
जैसा रबर को हम खींचते हैं, है ना, एक आधा रबर का पट्टा बेल्ट लिया और उसको खींचा और लोड कम छोड़ दिया, तो फिर से वो अपनी जगह पे जाएगा, जाएगा ना, नहीं जाएगा, जाएगा। लेकिन वो रबड़ के टुकड़े को खींच के हमने रख दिया और 2 दिन ऐसे ही खींच के रख दिया और 2 दिन के बाद में छोड़ा हमने वो रबर के टुकड़े को, तो हमारे ध्यान में ऐसा आएगा कि यदि पहले हमने इमीडिएट यदि लोड उसका हटा दिए रहते, टेंसाइल लोड बोलेंगे अभी उसका, तो वो फिर से अपने ओरिजिनल लेंथ पे आया रहता। लेकिन अभी 2 दिन हमने इसको खींच के रखा है, 3 दिन खींच के रखा है, तो इसकी लेंथ अभी बढ़ गई है भाई, थोड़ी सी बढ़ी है ना, लोड हटाने के बाद में भी। सो दिस प्रोसेस ऑफ द इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ, ये जो अभी रबर का जैसे एग्जांपल दिया, यही अप्लाई होता है कॉम्प्रेशन मेंबर को भी। सो दिस प्रोसेस ऑफ द change in the strength of the concrete without increasing the load but maintaining the load for a considerable time is called as the creep. I think you have got the meaning of the creep. Yeah, you have understood what creep is. So what is creep then? This is time dependent strength. यानी ये जितना ज्यादा देर और more and more time, if the load is maintained, same लोड बढ़ाया नहीं हमने, यदि समझो एक आधे, जैसे मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिया, एक पानी के टाकी का एग्जाम्पल दिया और दूसरा रबर को खींचने का एग्जाम्पल दिया। वो पानी की टाकी है, पानी के टाकी में तो पानी कम ज्यादा होता है, लेकिन हमने क्या किया कि वो पानी के टाकी में फिक्स पानी की टाकी पूरी भर के रख दिया और 10 साल ऐसे ही रख दिया। तो वो पानी का जो लोड है, वो लोड के लिए तो उसके डिजाइन करते हैं और वो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस जो प्रोड्यूस होती है उससे कंक्रीट की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा रहती है, तो इसके कारण उसमें कोई कॉम्प्रेशन नहीं होता। लेकिन जब ये लोड 10 साल रहता है, 15 साल रहता है, तो अपने आप धीरे धीरे वो कॉलम की, वो जो भी पानी के टाकी के कॉलम है उसकी थोड़ी सी हाइट या उसकी लेंथ बहुत माइनर कम होते जाती है। ये एक एग्जाम्पल हो गया। और दूसरा, जैसे रबर के टुकड़े का एग्जाम्पल दिया कि एक आधा ऐसे कंक्रीट का मेंबर लीजिए, इंस्टेड ऑफ द रबर यू कैन टेक द concrete member which is applied a tensile load. Now some tension is being given to that concrete member, or due to the bending etc tension is produced. The load is constant but the tension is produced, tensile strengths are formed, and if this load is applied for a longer period or a considerable period, then the strain goes on increasing. Strain बढ़ते जाती है ना, क्या strain is again what is it? Strain is nothing but the change in length upon original length. ओरिजिनल लेंथ तो नहीं बढ़ कम नहीं हो सकती और ज्यादा भी नहीं हो सकती, तो फिर क्या चेंज होगा? चेंज इन लेंथ, यानी लेंथ जो बढ़ी हुई लेंथ है या कम हुई हुई लेंथ है। सो चेंज इन लेंथ और चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड एज द स्ट्रेंथ. So therefore this change in length or the volume due to the constant application of the constant load, same load for a longer period of time is called as the creep. ठीक है, सर्वसाधारण भाषा में हम बोल सकते हैं कि एखादे कंक्रीट मेंबर की either due to the application of the tensile load or maybe due to the application of the compressive load, but the same load, constant load, यानी 100 किलो है तो 100 ही किलो, 1000 kilos है तो 1000 किलो, but for a longer period results into the change in its dimension either in compression or in tension is called as the creep. We know that the
dimensions or the strain is produced into the concrete member due to the application of the load, due to the increase in load. लोड जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे वो कंक्रीट के मेंबर की स्ट्रेंथ बढ़ते जाएगी। ये इसलिए हमने पहले स्लाइड में वो समझ लिया। लेकिन विदाउट इंक्रीजिंग द लोड इज बीइंग केप्ट कांस्टेंट, but it is kept for a longer period, then the strain is produced in the concrete. Then there is variation in its dimension is found out, that is called as the creep. We know, we have learnt earlier the elastic properties of the concrete, and we have seen this graph between the strain and the stress for the concrete. कंक्रीट मेंबर के लिए हमने ये ग्राफ देखा है ना। परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल का क्या रहता है, ये ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ रहता है। परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल जो रहता है उसका स्ट्रेन और स्ट्रेस इसमें का जो ग्राफ है, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहता है। और उसका मतलब यही रहता है, एक ही लाइन रहता है, स्ट्रेट लाइन एंड वन लाइन, कि आफ्टर रिमूवल ऑफ द स्ट्रेस, आफ्टर रिमूवल ऑफ द लोड, the member comes to its original dimension. But it is not applicable to the concrete, because concrete is heterogeneous again. So when the load is applied to the concrete, the graph is curved, moves upwards, and again in a curved direction, not straight line. And as the load is removed, जैसे भी हम लोड हटा देते हैं तो फिर से ये परफेक्टली इलास्टिक रहता है, तो ये फिर से अपने जगह पे आना चाहिए, लेकिन नहीं आता, उल्टा there is found to be some change in the dimensions of the concrete after removal of the load, and the graph moves again back to its position but not to its original position. यानी फिर से जो रिटर्न वाला ग्राफ है लोड हटाने के बाद में, ये जैसे लोड हटता है वैसे वैसे तो स्ट्रेस कम होते जाती है, स्ट्रेन भी कम होती है, लेकिन इसमें परमानेंट चेंजेस दिखाई देते हैं, परमानेंट स्ट्रेन दिखाई देती है। दैट परमानेंट स्ट्रेन और परमानेंट चेंजेस into the concrete are called as the creep, because the relation between stress and strain for the concrete is a function of time. The gradual increase in strain without increase in the stress, or without increase in the load with the time is called as the creep. Okay, the gradual increase in the strain का मतलब आपको मालूम है, change in the dimension upon original dimension, change in length upon original length. So increase in strain means that ratio increases. In that ratio, the original length is constant, so change in length or change in dimensions will increase. But without increase in the stress, that is without increase in the load, but with respect to time, यानी जैसे जैसे समय के साथ में with time is called as, that is both these things is called as the creep. ठीक है? So the creep can be also defined as the increase in the strain under sustained stress. Sustained stress यानी फिर से long term stress but constant stress, constant load. Stress यानी मालूम है force per unit area is called as the stress. So force is constant, so stress is constant, but both being constant, that is force and the stress being constant, there is found to be change in length, change in dimension. That change in the dimension is called as the creep. Okay, so these are the effects due to the creep. You can see creep के कारण क्या होता है कि ऐसे क्रैक्स आते हैं in the concrete member due to the effect of the creeps, या ऐसा ये जैसा ये कॉलम दिख रहा है यहाँ पे,
ये कॉम्प्रेशन लोड के कारण तो नहीं, लेकिन कांस्टेंट कॉम्प्रेसिव लोड ऑन दिस कॉलम resulted into decrease in the length of the column, resulted into the formation of the cracks, ultimately resulted into the failure of the column, and the adjacent wall also you can see got bent. Okay, in the same way, this is the flooring. On this flooring, constant loading is there, flooring of the garage, vehicles है उसके ऊपर में, कांस्टेंट लोडिंग के कारण क्या हो गया कि ये बेंड हो गया तो इसमें टेंसाइल स्ट्रेसेस फॉर्म हो गई, और कांस्टेंट लोड है, सरीखा लोड है, उसके कारण धीरे धीरे उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गया, उसकी लेंथ कम ज्यादा होती गई और उसके कारण उसमें क्रैक्स हो गए। ठीक है, फिर से ये आपको दिखेगा, ड्यू टू द क्रिप all this formation and elevation of the beams, roadside beams and the cracks. Then again there are certain formation of the cracks here also beam you can see. All these are the results of the creep. Again these are the results of the creep. So here we will take the break, and the remaining part we will discuss and finish off this unit next time. Only very few things are remain.